The sequence of element of effective communication as list by Cultip ETAL. ETAL पता ना क्या होता है? And the following जो हम करते हैं, तो कहते हैं कल्टिप के अकॉर्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सीक्वेंस क्या है? प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, मैसेज क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, पार्टिसिपेटरी कंटेक्स्ट. चलिए इसका आंसर दे, कमेंट सेक्शन में देंगे सभी बच्चे आंसर. आंसर इसका देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी. एक सेकेंड, इसमें डी ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना? तो हम ई से ही कर लेते हैं. इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, तो ई कंसिस्टेंसी. हाँ कोई बात नहीं अनुपम. तो हमारा क्या रहेगा? पहले कंसिस्टेंसी, फिर प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, फिर मैसेज क्लैरिटी एंड लास्ट एक मिनट डी ई. ओके, डी ई ए बी सी. ओके, प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, मैसेज क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी. ये थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो हम इसको थोड़ा सा ना, मैं इसको ठीक करके आपको फ्रेम करके दूंगी, ठीक है, चेक करके. चलिए, गेट कीपिंग का काम क्या होता है? परसुएशन. परसुएशन होता है ना किसी को कन्विंस करना. एंट्रोपी एंड मेमोरी. चलिए इसका आंसर दीजिए. गेट कीपिंग, परसुएशन, एंट्रोपी, मेमोरी, एरिया ऑफ ऑपरेशन. लक्ष्मी ने बोला ए. यस, इसका आंसर है ए. गेट कीपिंग का मतलब होता है न्यूज, की न्यूज जो भी जाएगी फिल्टर होके जाएगी. पहले गेट कीपर चेक करेगा कि ये न्यूज पब्लिश करने वाली है या नहीं है. परसुएशन. परसुएशन हम एडवर्टीजमेंट में करते हैं कि हमें कस्टमर कन्विंस हो जाए. एंट्रोपी. एंट्रोपी. एंट्रोपी किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन में जब प्रॉब्लम हो, केओस हो. मैम नहीं ज्वाइन हुआ. माइक पे क्लिक करो, SSK माइक पे क्लिक करो, आपको दिखना शुरू हो जाएगा. एंड मेमोरी, माइक पे क्लिक करो. एंड मेमोरी क्या होगा हमारा? टाइम बाइंडिंग कैपेसिटी. चलिए नेक्स्ट करते हैं. एंगल बिटवीन 1 आवर एंड मिनट हैंड एट 340 का स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ठीक है, आंसर यहाँ पर गिवन है, चेक कर लीजिएगा. सम ऑफ मनी ऑफ सिंपल डबल इटसेल्फ इन 10 years. हमने ये भी करा हुआ है, तो ट्रिपल इटसेल्फ कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में डबल ट्रिपल करा हुआ है. मैथमेटिक्स का सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये तो बहुत बड़ा हुआ किया हुआ है, इतना बड़ा हमने करना नहीं है, ठीक है, ट्रिक वाले से करना है. सीक्वेंस, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे. 2 9 37 149 and next one will be 597. Take the screenshot. Answer is 597. So multiply by 4 plus 1, multiply by 4 plus 1, इस तरीके से आंसर निकला है. एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज x. अगर हम एवरेज 10% से इंक्रीज कर देंगे तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगी? तो 10% से इंक्रीज होगी अगेन. अगर नंबर 10% से इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज भी 10% से इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि जो एवरेज होता है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब पर इफेक्ट करता है. ये चीज पता है ना आपको? यस मैम. चलिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9 इज, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9. अब पहला 9 क्या होता है बताओ? पहला मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा? 9. और 9 10 का 90 होता है, तो 9 20 का कितना हो गया? 180. मतलब 180 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 करके देखो जरा कितना आया. 189 हो गया ना टोटल. 180 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2. अब 189 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? तो 9 सा 18. 94.5. तो ये गलत हो गया पहला, है ना? यस मैम. क्योंकि इन्होंने 92.5 लिखा है. एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 11. अब 11, पहला मल्टीपल 11 का 11 होता है, और लास्ट वाला क्या होता है? 11 10 सा 110. तो 110 प्लस 11 कितना हो गया? 121.
Divided by 2. 121 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, 0 लगाएंगे, 2 5, ये वाला ठीक है। सेकंड 60.5 आ गया। 16.5. ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला? Yes, ma'am. 1 सेकंड वाले क्वेश्चन आंसर थे, इसलिए हमने उसी टाइम स्क्रीन पर कर लिए हैं। एसएस के बताओ, आपको आ रही है आवाज? एसएस के दिख रहा है? ज्वाइन हो गए? ओके गुड। चलिए, तो पहला इनकरेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया। ट्रू एंड फॉल्स आर्ग्यूमेंट पर कब अप्लाई होता है? कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पर होता है अप्लाई, वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट पर होता है, कोजेंट एंड नॉन कोजेंट स्टेटमेंट पर होता है। तो हमने बताना है सही ऑप्शन। तो बताएंगे कौन सा सही ऑप्शन है? तो आंसर इज वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कॉजेंट एंड नॉन कॉजेंट स्टेटमेंट होती है। ओके, ठीक है जी। ट्रू एंड फॉल्स हमारी प्रीमाइजेस हो जाती हैं, तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। लिख लो, इसे अपनी नोटबुक पर लिखो। वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होता है, कॉजेंट एंड नॉन कॉजेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। ओके ओके। टू कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट कैनॉट बी पॉसिबल। कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट क्या होती है? विच कैनॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट कैन बी फॉल्स। और नीचे वाली में लिखा है कैनॉट बी ट्रू। इसका मतलब पहले वाली स्टेटमेंट क्या है? बताओ, पहले वाली स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट, कॉन्ट्रैरी वाली कैनॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट कैन बी फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट यस, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, क्योंकि कॉन्ट्रैरी का रूल है, हमें करने की जरूरत नहीं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में लिखा हुआ है। हाँ, अगर सब कॉन्ट्रैरी होता तो उसमें होता कैन नॉट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू। क्लियर हो गया सबको? True. Yes, चलिए, ma'am. पहले सी, नो पहले लिखा है, मतलब ई, फिर सम नॉट, ओ, पेन नहीं यूज करना, एसएस के, ठीक है। चलिए, तो पहले हमारा क्या हुआ, यहाँ पर नो ट्रेजिक को, सॉरी, नो ट्रेजिक को ओ थोड़ी बोलेंगे, ई बोलेंगे। नो इज ई, सम नॉट ई ओ, एंड सम नॉट ओ। EO. बताओ, ये कौन सी फैलेसी है? सबसे पहले, इफ टू स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव, कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। पता है आपको? अगर Yes. दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। इसे बोलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट में से कंक्लूजन निकालना, निकलता ही नहीं है कभी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए सभी? Yes, ma'am. गुड। अब ये सबको पता है PHUUN सीक्वेंस होता है। जल्दी से बता दो लक्ष्मी, क्या सीक्वेंस रहेगा? प्रतिजना, प्रतिजना हेतु उपनया निगमन प्रतिजना हेतु, क्या आएगा उदाहरण उसके बाद? हेतु के बाद प्रतिजना हेतु उदाहरण उपनया निगमन। यस, पहले उदाहरणा, फिर उपनया, फिर निगमाना। तो किसमें लिखा है? कौन सा ऑप्शन हो गया? मैं प्रतिजना, डी वाला। ओके, सी बी डी नंबर। चलिए, न्याय स्टेटमेंट में इन्फरेंस मेड होता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर थ्रू यूनिवर्सल। इन्फरेंस मेड होता है फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। कौन सा इजी है न्याय में? क्योंकि हमारा क्या होता है बताओ, न्याय में लॉजिक ढूंढते हैं ना, यस मैम। पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर थ्रू यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल से पर्टिकुलर में गया, है ना। फ्रॉम यूनिवर्सल थ्रू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल नहीं जाता, यूनिवर्सल से यस पर्टिकुलर जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इन्होंने घुमाकर ये क्वेश्चन लिखा गया है, तो 1 इज करेक्ट। समझ गए कैसे घुमाया हुआ है? मैम।
क्योंकि थ्रू यूनिवर्स है ना, मतलब फ्रॉम यूनिवर्स टू पर्टिकुलर, ये इसका मतलब है। और सेकंड स्टेटमेंट का मतलब है पर्टिकुलर टू यूनिवर्स, पर न्याय में यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर होता है। समझ गए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी। चलिए, अ डिवाइस ड्राइवर इज, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? देखो, सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और ट्रांसलेट करता है इनटू ए फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय डिवाइस। ठीक है? एनएसएस के आप डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हो ना, यहाँ पर चैट का भी ऑप्शन है नीचे, चैट पे करोगे ना तो सबको भी दिखाई दे देगा आपका मैसेज। ओके, कर सकते हो आप ट्राई। आई नो आप पहली बार चला रहे हो। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो फाइल पहले करता है चेक, लोड करने से पहले कंप्यूटर में, मैनेज करता है डेटा ट्रैफिक, डिटेक्ट और रिमूव करता है प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन अ यूजर कंप्यूटर सिस्टम, मेक्स अ फाइल नॉन रीडेबल। एंटी स्पाई क्या करता है? जो इलीगली जासूस बनता है, जो इलीगली इंस्टॉल करेगा एक कंप्यूटर में सिस्टम है, कोई भी चीज है, उसको वो रिमूव करता है। ओके, ओके, यस इट इज सी। टू स्टेटमेंट है एड्रेस बस, जो कंप्यूटर सिस्टम में होती है उसके रिगार्डिंग। एड्रेस बस का काम होता है सिंगल एड्रेस सिग्नल्स को, सॉरी, एड्रेस के रिगार्डिंग प्रोसेस करना एंड मेमोरी को भी। इट इज बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल मतलब जहां पर आप एड्रेस भेजते हो वहां से आपको रिप्लाई भी आ जाता है। सो आंसर इज सी। बाय डायरेक्शनल नहीं होता, जब हम बस के थ्रू सिग्नल भेजते हैं तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। लिख लो। तो सेकंड इज फॉल्स, बाय डायरेक्शनल नहीं है। फर्स्ट इज राइट कि हम एड्रेस मैम भेजते बाई की हैं। जगह पे क्या होगा? हाँ, बाई डायरेक्शनल की जगह पे क्या बोले? बाय डायरेक्शनल मतलब होता है कि सामने से रिप्लाई भी आए, बट इसमें रिप्लाई नहीं आता सामने से। ठीक है ना? जो सिग्नल आप कैरी करते हो बस पहुंचाने का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? समझ गए लक्ष्मी? यस मैम। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज करेक्ट? चलिए, ये बताएंगे आप। इसको मैं रिमूव कर दूं। प्रोग्राम फाइल आर क्वारंटाइंड एंड कैन बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, क्वारंटाइन किया जाता है और उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। सारी फाइल्स को चेक किया जाता है रन करने से पहले, रिस्क को चेक किया जाता है, और डेट यूज फॉर डेटा ऑथेंटिसिटी की डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, यस। ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं चेक किया जाता, एंटीवायरस इसलिए चेक करा जाता है कि रिस्क तो नहीं है। सो ए बी एंड सी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? बी ऑप्शन। चलिए, आईसीटी का ये देखे, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। मेजरमेंट एप्लीकेशन, कंट्रोल एप्लीकेशन, मॉडलिंग एप्लीकेशन, एक्सपर्ट सिस्टम, स्टिमुलेटिंग कार क्रैश, रिवर पॉल्यूशन, ऑटोमेटिक ओवन, मेडिकल डायग्नोस्टिक। चेक करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज डी। एप्लीकेशंस के लिए है। रिवर पॉल्यूशन मतलब एप्स बनती है ना, सरकार चलाते हैं। सो रिवर पॉल्यूशन, ये डी। कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए है। कंट्रोल, कंट्रोल एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ओवन वगैरह, ऑटोमेटिक ओवन कंट्रोल होता है हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या चलाना है। फिर मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब हम पूरा मॉडल बनाते हैं कार से रिगार्डिंग, कार क्रैश कैसे हुआ या क्या हुआ सब उसमें। और एक्सपर्ट सिस्टम में मेडिकल आता है। लिख लो ऑप्शन नंबर फोर। चेक करिए इफ इट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर फोर।
डन करें? चलिए, यस मैम। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब साइन हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टाइम पर, अर्थ समिट, क्योटो, ह्यूमन कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम। इट इज अर्थ समिट, रायो डी जेनेरियो। लिख लो, रिवाइज कर लो। ये तो रटे रटाई वाले क्वेश्चन है जो आपको बड़ा बेनिफिट देंगे, क्योंकि एक बार आपने रिवाइज कर लिया है, पीपल एंड एनवायरमेंट वाली बुक पे गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Aerobic digestion of sewage sludge require a lot of energy. Aerobic digestion of sewage sludge produces huge amount of methane. देखें, सीवरेज से मिथेन प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, एनर्जी जरूर चाहिए होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। लिख लीजिए, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिक्रीज एट नाइट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन photoxyles the ozone into other components. कहते ओजोन का कंसंट्रेशन रात को कम हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोलाइजेस द ओजोन इनटू अदर कंपोनेंट। वो रेडिएशन ओजोन को दूसरे कंपोनेंट में बदल देती है। सो दोनों ट्रू तो है, बट आपस में रीजन नहीं है। प्लीज लिख लीजिए इसे, क्योंकि रात को रेडिएशन कब पड़ती है? सूर्य की किरणों के कारण पड़ती है ना अल्ट्रावायलेट, तो रात को खत्म हो जाती है। कहते हैं ना अदर कंपोनेंट्स में फिर वो ट्रांसफर हो जाती है। सेवेंथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। कैसे? यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी देकर, इंक्रीजिंग ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिटिगेशन एयर पॉल्यूशन, डबल द इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंट। सो सी ऑप्शन बी, एक मिनट, डी ऑप्शन, ई तो है ही नहीं ऑप्शन, सॉरी। इस क्वेश्चन को हम वो करते हैं, फिर एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है, इसको मैं क्रॉस लगा रही हूँ क्वेश्चन को, ठीक है? ऑप्शन मिसिंग है। सोलर वाटर स्टिल इज अ डिवाइस टू, इट इज अ डिवाइस टू, ये क्या करता है? सेलाइन वाटर, खारे पानी को सोलर एनर्जी के थ्रू पोर्टेबल, पीने वाले पानी लायक, मतलब ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया? सोलर वाटर स्टिल डिवाइस वो क्या करता है? नमकीन पानी को पीने वाला पानी बना देता है। As per NEP 2020, responsibility to develop adult education framework has been given to which of the following organization? Audit adult education framework किसको दिया है? It is given to NCERT. लिख लो, adult education framework is given to NCERT. Adult education framework is given to NCERT. 10+2+3 system of education, ये किसका है? It is of Wood Dispatch Act. लिख लो, Wood Dispatch Act. 10+2+3 system is of Wood Dispatch Act. Very nice. ERIC is a unit of which of the following organization? It is of NCERT. NCERT का ही यही था, और NCERT का ही adult education framework भी था। ERIC is a unit of which of the following? NCERT. To make it easier for government as well as non-government philanthropic organization to build regulations on input should be limited to certain areas only. Government should provide effective enabling sufficient infrastructure so that all school have access to safe and engaging school education. So, दोनों सेम।
हाँ जी, कहते रेगुलेशंस हम कई जगह पर ही लगाएंगे, सब जगह पर नहीं लगाएंगे। एंड गवर्नमेंट को सही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए हर जगह। गुड। It is obvious that if higher education is not radically improved, our administration and technical progress, our intellectual standards, and social advance will be almost seriously handicapped. This is a major recommendation of University Education Commission. The UGC was established accordance with the recommendation of National Education Commission. देखें, कहते हैं अगर पढ़ाई इंप्रूव नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव नहीं होगी, कुछ इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड भी इंप्रूव नहीं होंगे। तो ये गलत है। पढ़ाई का टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। और यूजीसी कहते नेशनल एजुकेशन कमीशन ने बोला था, नो, दैट वाज आल्सो रॉन्ग। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके। Anuman has been accepted as independent source of valid knowledge by which of the following? बुद्धिस्ट, न्यायिक, चार्वक, अनुमान। पहली बात, चार्वक नहीं आना, क्योंकि चार्वक सिर्फ किसको करते हैं? सिर्फ किसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं चार्वक? बताओ। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को। तो इट मीन सी नहीं आएगा। तो सी डी वाले ऑप्शन में है और बी वाले में है। ये चला गया। ठीक है। मीमांसा पर बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट भी है यहाँ पर। तो यस, ए बी डी ई, बाकी सब में है ये, चार्वक को छोड़ के। क्लियर हो गया? यस मैम। ए बी डी ई। NSFQ ऑर्गेनाइज क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ लेवल। कौन से चीजों पर ये आपको रैंकिंग वगैरह देते हैं? इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। KSA लिख लो, KSA, KSA। कहते हैं न्याय लॉजिक वाले नॉन ऑप्रीहेंशन अनुपलब्धि को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते। नॉन एप्रीहेंशन कैन बी कवर्ड अंडर इन्फरेंस। ये वो उसको उसमें मान लेते हैं। क्या ये सही है? सी यस, दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ गए? आपको पता ही है न्याय फिलॉसफी वाले चार वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, है ना? तो ये अनुपलब्धि ma'am. तो 6 वाला है, उसको नहीं मानते। मीडियम, चैनल्स, कोड, कंटेंट, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, verbal and non-verbal sign, route by which message travel, physical mean to transfer message। ये देखिए ध्यान से। ऑप्शन बी। यस, पहले से क्लियर हो गया कि मीडियम क्या होता है? रूट, किसके थ्रू जाएगा? चैनल, फिजिकल मीन, कोड, फैक्ट्स एंड कंटेंट इंफॉर्मेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन। ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके। सीक्वेंस 1 2 3 7 16 65।
स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। मीथेन इज नोन एज वुड अल्कोहल एंड इसमें ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होती है, ये हमने करा था ना क्वेश्चन ये वाला। हाँ मैम पीछे भी था। तो इसका आंसर है डी, पहला ट्रू था और दूसरा वाला फॉल्स था कि मीथेन हाई फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है ना। सो दैट वाज फॉल्स। A two-way communication take place when encoding and decoding are in operation with equal frequency by two or more individual. A communicator and communicatee are related by communication circuit, and success of communication depend upon level of reciprocity between them. चलिए, दोनों ठीक है। कहते जो बात करने वाला है और बात कम्युनिकेटी है वो कम्युनिकेशन सर्किट और किसके ऊपर, सॉरी ये मैंने दो स्टेटमेंट कर दी पहले। टू वे कम्युनिकेशन कैसे होता है, एनकोडिंग और डिकोडिंग से, बिल्कुल। एंड इसमें क्या है, रेसिप्रोकिसिटी, मतलब सामने वाला रिप्लाई कैसे करता है, कम्युनिकेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो कैसे होगा। ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आई थिंक हमने कर लिए हुए हैं ना, कौन सी, ये वाला भी कल कर लिया था। हाँ ये भी कर लिया था, हंसा मेहता, आई थिंक। ये कौन से पेज पर हम पहुंच गए हैं, पेज नंबर भी नहीं पता लगता है एक तो। एक सेकेंड, ये मैं ज्यादा पीछे चली गई हूँ। ये करो, वॉयलेशन ऑफ एथिकल रिसर्च क्या है, एथिकल रिसर्च को वॉयलेट करना क्या है। Violating participant confidentiality, making recommendation beyond the scope of data collected, using an inappropriate research design, changing data to meet a desired outcome. बताओ। एथिक्स को हार्म कर रहे हो तुम, किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म करना, मेकिंग रिकमेंडेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्टेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेकिंग रिकमेंडेशन बियॉन्ड द स्कोप, ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। जो आपने डेटा कलेक्ट करा है आप रिकमेंडेशन उसके बाहर जाकर दे रहे हो जिसका सेंस ही नहीं है। यूजिंग इन डिजाइन तो आप कोई भी कलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें एथिक्स नहीं हार्म होते सी वाले में। सो डी आएगा, यस। ए बी एंड डी बिल्कुल सही, एसएसके ने दिया है जवाब, ये जवाब देंगे। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट आर एरर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल data due to behavior of experimenter. Due to presence of certain cues in the experimental setting, participants from an interpretation of the experimental purpose and subconsciously change their behavior fit that interpretation. दोनों ठीक है। एक्सपेरिमेंटर ये हमने करा भी था कि एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, वो क्योंकि बायस्ड हो जाता है, अपने अकॉर्डिंग आंसर देता है ना। सो वो बिहेवियर को चेंज भी कर लेता है। ज्यादा मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दैट दे फेल टू प्रोवाइड कंपैरिजन ग्रुप, कंपेयर नहीं कर पाते प्री एक्सपेरिमेंटल में। इक्विवेलेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू मैचिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग, तो दोनों ट्रू तो है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की ये दिक्कत है, पोस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अगर हम बात करें उसके साथ, ये सारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की भी अगर हम बात करें तो हमने कंपेयर करा हुआ है, रिसर्च का ये चैप्टर है। In case study, researcher collect detailed information for a limited number of participants. Finding based on case study can be used to develop research hypothesis question for subsequent studies. बिल्कुल दूसरों के लिए काम तो आती है बट रीजन नहीं है, दूसरों के लिए काम आती है बट रीजन नहीं है। रिसर्च केस स्टडी लिमिटेड लोगों के लिए है जिनके रिगार्डिंग ये केस है, जिसके अब कोई डिवोर्स का केस स्टडी है, किसी की शादी नहीं हुई है तो उसको थोड़ी ये फायदेमंद होगा, है ना। एंड ये फर्दर लोगों के भी काम आती है केस स्टडीज। गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मास लाइन, मास लाइन बोला जाता है
गांधी एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को। पेपर 129 सितंबर शिफ्ट, ये आई थिंक हम कर चुके हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके नहीं, unscramble unscramble the string below the create meaning and odd one out, मतलब बाकी सबसे आंसर बन रहा है बट एक से नहीं बन रहा था, ठीक है ना। जैसे विंटर, पहला वाला है विंटर, दूसरा वाला है समर, तीसरा वाला है स्प्रिंग विंटर। और चौथा वाला कुछ भी नहीं है, तो चौथा वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखो सभी, अरे किधर चली गई मैं, मेरी वो, एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन किधर गई, स्क्रीन बंद हो गई है ना। हाँ मैम। एक सेकेंड मैं फिर से करती हूँ। पेज नंबर याद है कौन सा कर रहे थे, दोबारा से जाना पड़ेगा। मैम पेज नंबर तो शो ही नहीं हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर पता कौन सा था? यस मैम 148। 148। यस मैम अच्छा यहाँ पर गए थे 148 ना, ये वाला, उसका, हाँ ये तो उसके बाद का ये वाला करा हमने। 20। यस मैम। एडवांटेज ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपेरिमेंट। Advantage of research based on field experiment are strong external validity, subject behave normally and mic mute कर लो सभी बच्चे। SSK का है माइक म्यूट। Experimental take place in natural setting, generation of primary data, non requirement of elaborate logistic। So इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, तो हिंदी मीडियम का भी गिवन है, आंसर इज 2। कहते अब एडवांटेज ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपेरिमेंट, जरूरी थोड़ी है हम बाहर जाके रिसर्च कर रहे हैं तो एक्सटर्नली वैलिड ही होगा, गलतियां भी तो हो सकती है। सब्जेक्ट बीइंग नॉर्मल एंड नेचुरल, ऑब्वियसली लोग नेचुरल होते हैं क्योंकि आप मार्केट में जाकर रिसर्च कर रहे हो, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, एंड आप प्राइमरी डेटा सेलेक्ट करते हो। कहते हैं लॉजिस्टिक की जरूरत नहीं है, चीजों की जरूरत नहीं है, ये गलत है, और हमेशा वैलिड रहेगा, ये भी गलत है। Static RAM is typically used for PC main memory, while dynamic RAM is used for CPU cache. Static RAM is faster and expensive than dynamic RAM. तो बताए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ठीक है, बिल्कुल। स्टैटिक रैम ज्यादा फास्ट होता है डायनामिक रैम से, और पहला वाला क्यों गलत है? कहते स्टैटिक रैम इज टिपिकली यूज फॉर मेन मेमोरी वाइल डायनामिक रैम इज यूज फॉर सीपीयू। दोनों मेन मेमोरी में भी यूज हो जाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है चीज इसमें। ये वाला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 फैंस इज इक्वल टू परचेज ऑफ 25 फैन, इसमें हमने करना था 30 माइनस 25 अपॉन, है ना, तो हमारा आ जाना था सेलिंग माइनस परचेज अपॉन सेलिंग अपॉन 30, तो हमारी इसमें आ जाना था लॉस, एंड कितना आना था लॉस? 16.23%। लॉस क्यों आना था? क्योंकि आपने जितने के 25 पेन खरीदे उतने के आपने 30 पेन बेच दिए, मतलब परचेज प्राइस ऑफ हमारा 30, हमने 25 माइनस 30 करा ना, परचेज माइनस सेलिंग, तो उसके कारण ये नेगेटिव आंसर जाएगा। परचेज वो होने चाहिए ज्यादा, क्योंकि अब आपने ज्यादा महंगे परचेज कर लिए, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कौन सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। देख लीजिए इनमें से एमिनेंस का इंस्टीट्यूट कौन सा है, पेपर में ये भी क्वेश्चन आराम से आ जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कौन सा है? स्टेट ऑफ हैदराबाद। कहते हैं ऑल्टरनेट टू नल हाइपोथेसिस, मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं?
H1 कहते हैं ना अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। Yes, yes, बताओ, H1. ठीक है? Yes, ma'am. Yes. Which of the following are barrier to understand communication message? इमोशनल क्वेश्चन, अगर आप इमोशनल क्वेश्चन तो संभाल के रखते हो, ये तो अच्छी चीज है। जार्गन्स, जार्गन्स का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड का यूज करना, सो बी तो आएगा। पर्सनल स्पेस, स्पेस, पर्सनल स्पेस आप रख रहे हो, प्री जजमेंट, पहले जजमेंट कर ली, सो बी, डी, डी भी गलत है। कल्चरल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के कारण भी कई बार प्रॉब्लम आती है, तो मेरे अकॉर्डिंग बी, डी और ई होना चाहिए। आप बताएं क्या होना चाहिए? बी तो आएगा ही, प्री जजमेंट भी आएगा, कल्चरल बैकग्राउंड भी आएगा, क्योंकि कल्चर अलग अलग होना कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाती है। सो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज बी, डी एंड ई, बिल्कुल सही है। देख लीजिए, बी, डी एंड ई दिख रहा है सबको? बता दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, याद रखोगे लक्ष्मी, कि ये मेरा क्या कहते हैं 13th वाला क्वेश्चन Yes, पे ma'am. हम पहुंचे थे, ठीक है ना? रह थोड़े ही गए हैं मेरे Yes. ख्याल से, बट फिर भी हम कल और साथ में पीडीएफ के साथ करेंगे, क्योंकि ये जूम मीटिंग 40 मिनट्स की ही होती है, 3:40 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? इन अ स्टेट गवर्नमेंट Yes, ma'am. यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी इज अप्रूव्ड बाय, दैट इज अवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लिख लो, ये वाला पढ़ लीजिए।